नया चेहरा है। यहाँ हर ग्रह, हर धूमकेतु हर दिन एक नई कहानी कहता है, क्योंकि इस अनंत आकाश में जीवन का राज छुपा रहता है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि विशाल ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है, हम इस ब्रह्मांड में कहाँ हैं और सबसे अहम कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ये सवाल जितने रोमांचक है उतने ही रहस्यमय भी है। तो चलिए इन सभी रहस्यों की कहानी जानते हैं। ब्रह्मांड यानी वह अनंत विस्तार जिसमें हम, हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल, अरबों खरबों तारे और आकाशगंगाएं शामिल हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा खाली है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? अब जरा एक अकल्पनीय दृश्य की कल्पना कीजिए। 13.7 अरब साल पहले पूरी सृष्टि एक छोटे से बिंदु में सिमटी हुई थी, एक ऐसा बिंदु जिसका घनत्व और तापमान अनंत था। फिर अचानक एक महाविस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। एडविन हबल की इस थ्योरी के मुताबिक इस महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ और ये विस्तार आज भी जारी है। सिर्फ 3 मिनट के अंदर पहले परमाणु बनने लगे और 3 लाख साल के भीतर तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया। न्यूक्लियर सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन शुरू हुई और ब्रह्मांड धीरे धीरे पारदर्शी हो गया। एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी हॉयल की स्थिर अवस्था की अवधारणा है जो ब्रह्मांड को किसी भी समय लगभग एक ही आकार का मानती है। अब सवाल उठता है कि अगर ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है तो क्या ये कभी खत्म भी होगा या फिर हमेशा यूं ही बढ़ता रहेगा? इन सवालों के जवाब ढूंढने में वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं। अब चलते हैं ब्रह्मांड के सबसे चमकते सितारों की ओर, तारे। हमारे सूरज की तरह अनगिनत तारे जो अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं। ये असल में हाइड्रोजन, हीलियम और धूल जैसी गैसों के विशाल गोले होते हैं जिनमें हर पल परमाणु संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है। इन तारों का घर होता है आकाशगंगा। आकाशगंगाएं ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी ब्रह्मांड का असली निर्माण इन्हीं से होता है। इनमें अरबों खरबों तारे, धूल और गैस के बादल मौजूद होते हैं। हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा का हिस्सा है उसे मिल्की वे कहा जाता है। लेकिन हमारा सौरमंडल कैसे बना? नेबुलर परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार ये सब शुरू हुआ एक विशाल हाइड्रोजन गैस और धूल के बादल से, जिसे नेबुला कहा जाता है। ये नेबुला समय के साथ सघन हुआ और गैस के छोटे छोटे गुच्छों में विभाजित हो गया। इन्हीं गुच्छों से आगे चलकर तारे और ग्रह बने। करीब 5 से 6 अरब साल पहले यही प्रक्रिया हमारे सूरज और हमारे सौरमंडल के निर्माण की वजह बनी, यानी हम सब असल में इन्हीं तारों की धूल का हिस्सा हैं। अब सवाल आता है कि तारे जन्म कैसे लेते हैं और उनकी उम्र कितनी होती है? शुरुआत में आकाशगंगा में ठंडी गैसों, हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल थे। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ये गैसें संकुचित होकर अत्यधिक संघनित पिंड बनाती हैं, जिन्हें प्रोटोस्टार कहा जाता है। यह प्रोटोस्टार आगे और सघन होते हैं और परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, जिससे वे चमकने लगते हैं और तारा बनते हैं। अब तारों के जीवन चक्र के विभिन्न चरण जानते हैं। पहला है मुख्य अनुक्रम तारा यानी मेन सीक्वेंस स्टार। इस चरण में तारे का संतुलन बना रहता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसे कंप्रेस करना चाहता है और न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न ऊर्जा इसे फैलने से रोकती है। यह अवस्था अरबों वर्षों तक बनी रहती है। दूसरा लाल दानव यानी रेड जायंट। जब तारे के अंदर मौजूद हाइड्रोजन खत्म होने लगती है तो उसका कोर सिकुड़ता है और भारी परतें फैलने लगती है। इससे तारा आकार में बड़ा और लाल रंग का हो जाता है। इसके बाद आता है सफेद बौना यानी व्हाइट ड्वार्फ। जब मीडियम मास वाले तारे जैसे सूर्य का ईंधन समाप्त हो जाता है तो वह अपने भारी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देता है, जिससे एक गैसीय नेबुला यानी गैसियस नेबुला बनता है और कोर सफेद बौना यानी व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। यह अत्यधिक घना और गर्म होता है लेकिन धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अब जब तारा बहुत विशाल होता है तो इसका अंत बहुत ड्रामेटिक तरीके से होता है। इसमें सुपरनोवा। बड़े तारे अपने जीवन के अंत में एक जबरदस्त विस्फोट करते हैं जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। इस प्रक्रिया में तारा अपनी अधिकांश सामग्री अंतरिक्ष में बिखेर देता है, जिससे नए तारों और ग्रहों के निर्माण की संभावना बनती है। और आखिर न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल। यदि सुपरनोवा के बाद बचा हुआ कोर 1.44 से 3 गुना सौर द्रव्यमान का होता है तो यह न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है, जो बहुत घना और छोटा होता है। लेकिन अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के 3 गुने से अधिक होता है तो यह अपने ही भार के नीचे गिरकर ब्लैक होल बन जाता है, जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। अब सवाल ये भी आता है कि क्या भविष्य में सूर्य का भी ऐसा ही अंत होगा? सूर्य अभी अपने मुख्य अनुक्रम चरण में है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 5 अरब वर्षों में ये लाल दानव में बदल जाएगा और अंततः सफेद बौना बनकर अपना जीवन समाप्त कर देगा। इस दौरान इसका फैलाव इतना अधिक होगा कि पृथ्वी तक पहुंच सकता है। इसलिए तारों का जीवन भी हमारे जीवन की तरह होता है। वे जन्म लेते हैं, चमकते हैं, बूढ़े होते हैं और अंत में अपने जीवन का एक नया रूप ले लेते हैं। अब चलते हैं हमारे सौरमंडल की ओर। सौरमंडल के केंद्र में स्थित है सूर्य, जो गर्म गैसों का एक विशाल गोला है। इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। सूर्य की चमकदार सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं, जबकि इसकी वायुमंडल की भारी परत को कोरोना कहा जाता है। कोरोना बहुत पतली और गर्म गैसों से बनी होती है और यह केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देती है। अब जानते हैं बेहद दिलचस्प बात। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा क्षेत्र खोजा है जिसे गोल्डीलॉक्स क्षेत्र कहते हैं। ये तारे के आसपास का वह विशेष क्षेत्र है जहाँ तापमान ना तो बहुत गर्म होता है और ना बहुत ठंडा, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ तरल जल मौजूद रह सकता है। इस
क्षेत्र में पृथ्वी जैसी परिस्थितियों वाले ग्रहों पर जीवन की संभावना हो सकती है। अब जानते हैं ग्रहों के बारे में। सौरमंडल में 8 प्रमुख ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह ठोस आकाशीय पिंड होते हैं जो चट्टान और धातु से बने होते हैं। इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता बल्कि सूर्य की रोशनी को परावर्तित करते हैं। ग्रहों की गति सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, इसलिए इनकी स्थिति हर दिन बदलती रहती है। 8 ग्रह हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जिन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, जिन्हें जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। लेकिन प्लूटो का कुछ अलग ही मामला है, आइए जानते हैं। कभी प्लूटो को नौवां ग्रह भी माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय इकाई यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट (IAU) ने 2006 में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, क्योंकि ग्रह बनने के लिए 3 जरूरी विशेषताएं होती हैं। आकाशीय पिंड को सूर्य की कक्षा में होना चाहिए, उसका द्रव्यमान इतना होना चाहिए कि वह गोल आकार ले सके, साथ ही उसे अपनी कक्षा में प्रमुख गुरुत्वाकर्षण पिंड होना चाहिए, यानी उसके रास्ते में कोई और बड़ा पिंड ना हो। प्लूटो तीसरी शर्त पूरी नहीं करता, इसलिए अब उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। अब बात करते हैं स्थलीय ग्रहों यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन ग्रहों की। असल में हमारे सौरमंडल में 2 तरह के ग्रह होते हैं, कुछ अर्थ टाइप यानी स्थलीय और कुछ जाइंट गैस प्लैनेट्स जिन्हें हम जोवियन ग्रह कहते हैं। पहले आते हैं स्थलीय ग्रह पर। ये वो 4 ग्रह हैं जो सूरज के सबसे करीब हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इनकी सतह बिल्कुल ठोस और चट्टानी एकदम हमारी धरती की तरह होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें कोई रिंग्स नहीं होती, लेकिन इनके पास चंद्रमा जरूर है। पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है। अब आते हैं जोवियन ग्रहों पर। ये ग्रह एकदम अलग दुनिया है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें गैस दानव कहा जाता है। ये बहुत बड़े और ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, और मजेदार बात यह है कि इनके पास वलय यानी रिंग्स होते हैं। ग्रह तो सितारों की परिक्रमा करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा पिंड है जो ग्रहों की परिक्रमा करे? इसे ही हम उपग्रह कहते हैं। उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये तो सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। अब एक खास बात जानते हैं, बुध और शुक्र को छोड़कर सौरमंडल के बाकी सभी ग्रहों के पास अपने उपग्रह हैं। अब बात करें हमारे अपने चंद्रमा की। हमारे चंद्रमा का अर्थ से खास रिश्ता है। ये हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और हमेशा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपने कक्षा में बनाए रखता है। दिन में तपिश भरी गर्मी और रातों में जमाने वाली ठंड महसूस होती है। इसकी सतह एकदम कठोर है, जिसमें गड्ढे, धूल और पहाड़ भरे हैं। अब चंद्रमा बना कैसे? इसके पीछे कुछ दिलचस्प सिद्धांत हैं। पहला डार्विन का सिद्धांत जो कहता है कि पृथ्वी और चंद्रमा पहले एक साथ घूम रहे थे। वो इतना तेजी से घूमे कि डम्बेल के आकार में आ गए और फिर टूटकर अलग हो गए। दूसरा प्रशांत महासागर वाला सिद्धांत। कहा जाता है कि चंद्रमा प्रशांत महासागर के हिस्से से अलग हुआ था। और तीसरा सबसे प्रचलित सिद्धांत, बड़ी टक्कर वाला सिद्धांत, करोड़ों साल पहले विशाल पिंड यानी मंगल से भी बड़ा पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर ने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को उड़ा दिया, जिसने पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू किया। वहीं से चंद्रमा बना। अब शुद्ध ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स, धूमकेतु, कॉमेट्स और उल्का मेटेओर्स के बारे में बात करते हैं। शुद्ध ग्रह एस्ट्रॉइड्स मंगल और बृहस्पति के बीच ढेर सारे छोटे-छोटे जो पिंड तैर रहे हैं, इन्हें शुद्ध ग्रह कहते हैं। इनमें सबसे बड़ा है सेरस, जिसका आकार 800 किलोमीटर तक है। मजे की बात यह है कि लोनार झील भी एक शुद्ध ग्रह की टक्कर से बनी थी। धूमकेतु, कॉमेट्स। धूमकेतु बड़े दिलचस्प होते हैं। ये बर्फ और धूल से बने होते हैं, और जब सूर्य के पास आते हैं तो इनकी बर्फ गैस में बदलकर एक लंबी चमकीली पूंछ बना देती है। पूंछ हमेशा सूर्य की उल्टी दिशा में होती है। टूटते तारे को तो हम सब नहीं देखा है, असल में वो उल्का होते हैं, वायुमंडल में घर्षण से जलकर चमकते हैं। अगर ये पूरी तरह ना जले और धरती पर गिर जाए तो इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। तो यही है हमारा ब्रह्मांड, रहस्यों से भरा, अनंत और हमेशा बदलता हुआ। हर ग्रह, हर तारा और हर खगोलीय घटना हमें ये सिखाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इस छोटे हिस्से में छिपी है हमारी अपनी अनोखी कहानी। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सोचिए।